पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं नेफ्रॉन के बारे में, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन चैप्टर। उत्सर्जन चैप्टर में हम लोगों ने मानव में उत्सर्जन के अंतर्गत मनुष्य के ब्रेक यानी किडनी के बारे में अध्ययन किया है और उसकी संरचना के बारे में पढ़ रखा है। किडनी का इकाई क्या है, तो यानी वृक्क की इकाई जो है नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन की क्रियाविधि और रचना करने भी हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किडनी आप लोग के सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है कि हीमोडायलिसिस के बारे में, यानी अगर आपकी किडनी कम काम करना, किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया उसमें, वो काम करने की प्रक्रिया उसकी कम हो गई या ख़राब हो गई किडनी, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तो उस स्थिति में आप लोग सुने होंगे डायलिसिस के बारे में, तो वो किस तरह प्रकार काम करता है और डायलिसिस विधि होती क्या है और ये किस आधार पर ये काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हीमोडायलिसिस। डायलिसिस दो प्रकार का होता है। एक हीमोडायलिसिस, हीमो मतलब ब्लड होता है, यानी खून का डायलिसिस करना, यानी शुद्धिकरण करना, है ना। तो आप लोग के सिलेबस में चूँकि हीमोडायलिसिस ही पढ़ना है, इसलिए आज हम लोग हीमोडायलिसिस ही पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमारी किडनी, जैसे कि किसी की शुगर होती है यानी मधुमेह हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो या किसी भी कारणवश या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय क्या होता है कि अगर किडनी क्षतिग्रस्त हो गई या मधुमेह की वजह से हमारी किडनी ज़्यादा रक्तचाप की वजह से हमारी किडनी काम करना थोड़ा कम कर देती है या धीरे धीरे वो डैमेज की स्थिति में आती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा रक्त में कुछ अशुद्धियाँ, जैसे कि हम ब्रिक का काम बताए थे कि ये ऐसे ब्रिक की रचना आप लोग को बताए थे कि इसमें जो है शिराएं और धमनी दोनों इस तरह जुटी रहती है, और क्या करता है ब्रिक का फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है कि वो ब्लड को छानता है, ठीक है। ब्लड को छानने के बाद इसमें ब्लड में जो अशुद्धियाँ रहती है, उसमें जो अशुद्धियाँ यानी नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं, उसको ये छान करके एकत्रित कर लेता है, ठीक है। और उसको किस माध्यम से निकालता है? मूत्र यानी पेशाब के माध्यम से मूत्राशय में इसे इकट्ठा कर लेता है ना। तो इकट्ठा करता है और यूरेथ्रा के द्वारा इसे बाहर निकाल दी जाती है। तो ये तो काम करता है। इसके दौरान ये दो हार्मोन्स भी स्रावित करता है, जिससे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है का स्तर बना रहता है, और एक जो है कैल्शियम के अवशोषण का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में जब हम लोग जैसे दूध पी रहे हैं, दूध कितना भी अगर हम लोग पिएंगे, लेकिन इस ब्रिक से अगर वो हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो हमारे शरीर में, हमारे बोन में जो है कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होगा और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर ही हो जाएगी। तो ये दो हार्मोन्स भी स्रावित करता है, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन है इसका क्या काम करना? रक्त को छानना, जिसके बिना मतलब हम लोग 1 सप्ताह से अधिक हम लोग जी नहीं सकते हैं अगर ये खराब हो गया, ये काम करना बंद कर दिया तो, ठीक है। इसमें कौन कौन से बेकार पदार्थ जमा होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भोजन करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे हम भोजन खाते हैं तो पोषक तत्वों को ऑब्जर्व होता है। पोषक तत्व ऑब्जर्व होने के बाद हमारे ब्लड में कुछ अवांछनीय पदार्थ भी आते हैं, जैसे कि यूरिया, है ना, यूरिया हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, हाइड्रोजन आयन हुआ, यूरिया हुआ और क्रिएटिनिन हुआ। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्लड में से छान कर ये किडनी क्या करता है? इसको अलग करता है और पेशाब के माध्यम से इसे बाहर निकाल देता है। तो चूंकि ये रक्त में ये वर्ज्य पदार्थ है और हमारी किडनी काम करना कम कर दी है, तो क्या होगा कि इसकी मात्रा जो हमारी ब्लड में जो है बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एबनॉर्मलिटी यानी असामान्य चीज़ उत्पन्न होगी, बेचैनी होगी, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे और
परेशानियां होगी, हमारे उपापचयी क्रियाओं में, मेटाबॉलिक क्रियाओं में गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर ये काम ही करना बंद कर दिया तो रक्त में इतनी इसकी मात्रा बन जाएगी कि रक्त जहर जैसा हो जाएगा, जहर के जैसा काम करेगा और हम लोग 1 हफ्ता से अधिक नहीं जी सकते। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या किया जाता है? इस स्थिति में जिंदा रखने के लिए रोगी को सप्ताह में 2 या 3 दिन, उसे अगर पूर्णतः अगर खराब हो गया तो सप्ताह में 3 दिन, और अगर थोड़ी खराब हुई है, खराब की स्थिति डॉक्टर्स बताती है कि अगर कितनी % खराब हुई, अगर मान लीजिए कि 30% किडनी काम करना बंद कर दी है, तो क्या होता है कि सप्ताह में 1 बार उसे हीमोडायलिसिस की क्रिया कराई जाती है। और वो किस प्रकार होती है आज हम लोग इससे समझेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारी हाथ है ना, जिसकी किडनी खराब हुई है, उसके हाथ से क्या किया जाएगा कि ये सिराएं और धमनी निकाला जाएगा। धमनी से रक्त को कनेक्ट किया जाएगा किससे? सेलोफेन की मेम्ब्रेन से बनी एक पाइप होगी, ट्यूब होगी, उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्यों धमनियों से ही किया जाएगा? तो मैंने बताया है हृदय चैप्टर में कि धमनिया में जो है बहुत जोर से पंप करता है हृदय, इसलिए उसमें दबाव ज़्यादा होता है। दबाव ज़्यादा होने के कारण ये फ्लो ज़्यादा करे, इसलिए धमनिया में इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ एक दाबमापी यंत्र लगा रहता है और तापमान को भी कम करने का एक यंत्र लगा रहता है। 0 डिग्री तापमान किया जाता है। और देखिए, जैसे ही ब्लड को निकालिएगा तो क्या होगा, हवा के संपर्क में अगर आएगा थोड़ा सा भी तो वो क्लॉटिंग होने की समस्या आती है, यानी रक्त को जमने की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसा न हो इसलिए इसमें हेपरिन मिलाया जाता है। हेपरिन चूंकि ब्लड में पहले से ही मौजूद रहता है, लेकिन थोड़ा सा और मिला दिया जाता है ताकि ये जमे नहीं। ठीक है, हेपरिन मिलाया जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे ठंडा किया जाता है। सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी ट्यूब क्यों होती है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सेलोफेन से बनी मेम्ब्रेन जो है ये सेमी पेरिएबल है, यानी कि अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह काम करती है। जैसे हमारी कोशिका झिल्ली काम करती है उस प्रकार ये काम करेगी, है ना। और ये जो है इसे बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं टंकी के समान, इसे बोल देंगे डायलाइजर, है ना, इसे डायलाइजर बोलेंगे। इसमें जो रेड कलर का देख रहे हैं जो तरल पदार्थ है उसे बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना, डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे इसे, या डायलाइसेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड जो है, यानी जो तरल पदार्थ इसमें भरेंगे वो बिल्कुल रक्त के प्लाज्मा की तरह इसमें होगा। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, लेकिन नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाएगा। इसमें नाइट्रोजनी बेस बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। नाइट्रोजनी बेस का मतलब कि कैल्शियम, यूरिया, क्रिएटिनिन और हाइड्रोजन के आयन, ये सब इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। और ताकि देखिए, जब इसमें नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, ये पतला होगा घोल, और जब ब्लड आएगा वो गाढ़ा आएगा, क्योंकि उसमें तो वो तो अशुद्ध रक्त आ रहा है, उसमें तो अपशिष्ट पदार्थ ही घुला हुआ है, क्योंकि किडनी चूंकि काम नहीं कर रही है। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो उसमें तो अशुद्धियाँ होगी ही। तो वो क्या होगा कि वो पूरा आयन लेकर के और यूरिया लेकर के क्या करेगा, इस डायलाइजर में प्रवेश करेगा ये ब्लड। ठीक है, तो ये चूंकि सेलोफेन की बनी हुई होती है नली, और सेलोफेन सेमी पेरिएबल है, तो इससे क्या होगा कि इसमें से कैल्शियम, इसमें से यूरिया, है ना, यूरिया, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें जो है क्या होगा, ब्लड से बाहर निकलेगी और किस में आएगी, डायलाइसेट यानी डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगी। और इसके बाद जब यहाँ हम लोग ने इसके टेम्परेचर को कम किया है, तो इतने ही टेम्परेचर में अगर हम ब्लड को प्रवेश करा देंगे सिराओं में, तो क्या होगा, ब्लड ठंडा रहेगा, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसे क्या किया जाता है कि इसे निकाल करके टेम्परेचर को यहाँ पहले इसको 37 डिग्री, चूँकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा शरीर का टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर पे 37 डिग्री इसको लाया जाता है, और फिर ला करके इसके द्वारा फिर इस 37 डिग्री यहाँ लाया जाता है। फिर चूँकि हम लोग ने यहाँ हेपरिन मिलाया है,
तो फिर यहाँ एंटी हेपरिन भी मिलाया जाएगा। यानी जिस तरह से ब्लड यहाँ से निकाला गया है उसी प्रकार सिर्फ अशुद्धियाँ निकाल करके उसी प्रकार बना करके इसमें डाला जाएगा। टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाएगा, हेपरिन मिलाया जाएगा, तो फिर एंटी हेपरिन भी डाला जाएगा और तब इसे सिराओं में इसे कनेक्ट कर दिया जाता है ना। चूँकि पहले से सिराओं में इसका ये वाला सिरा कनेक्ट किया जाता है, अब ये रक्त छन गया इसमें से जो अशुद्धि है निकल गई, नाइट्रोजनी बेस निकलने के बाद जब सिराओं में प्रवेश किया जाएगा और ये सिराएं हमारे पूरे शरीर को पहुंचाएगी। ये प्रक्रिया पूरा करने में हमारे पूरी शरीर के पूरी रक्त को साफ करने में 4 से 5 घंटा लगता है ना। 4 से 5 घंटा लगता है। ऐसे हम लोग का तो ब्रिक हमेशा काम करता रहता है, 24 आवर्स काम करता रहता है, लेकिन हम लोग 24 आवर्स नहीं रह सकते हैं इसमें हीमोडायलिसिस प्रक्रिया में। हम लोग सप्ताह में एक दिन भी अगर ब्रिक 30% अगर काम करना कम कर दिया है तो सप्ताह में एक दिन भी अगर हम लोग 4 से 5 घंटे जा कर के डायलिसिस कराते हैं तो हम लोग 1 हफ्ते जो है स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा खराब हो गई किडनी तो हमें सप्ताह में 2 से 3 दिन तक जा कर के 4 से 5 घंटा हमें इस मशीन के पास चिपके रहना है और पूरी ब्लड को जब तक प्यूरिफाई नहीं हो जाए तब तक हमें वापस नहीं आना है ना। इस तरह होती है हमारी डायलिसिस की प्रक्रिया। तो चूँकि ये इसमें से जब निकलेगा इस तरल पदार्थ में जब गंदगी, तो ये भी तो गंदा होगा, तो ये गंदा होगा तो इसे गंदा नहीं होने देना है। जैसे ही गंदगी इसमें आएगी, इसे इस पाइप के द्वारा इसे निकालने का एक स्विच रहता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे, इसमें से पाइप से जो है ये फ्लूइड जो है इसमें यूरिया वाला फ्लूइड इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इधर से इकट्ठा होगा और इधर ये शुद्ध फ्लूइड इसमें से बर्तन में भर के रखा गया रहता है और इसके द्वारा इसमें फिर से प्रवेश करा दिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारे पूरे रक्त को जो है साफ किया जाता है ना। ये जो है इस तरह जो है हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया पूरे करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर पुनः एक बार इसे समझते हैं। सपोज दैट किसी बीमार व्यक्ति का जिसकी किडनी खराब है, ये इसका हाथ हो गया, ठीक है। इसकी सिराएं और धमनियां हैं। इसमें से क्या करेंगे, सिराओं में से एक नली पाइप को जोड़ेंगे और एक धमनी से जोड़ेंगे, ठीक है। ये डायलाइजर हम सपोज दैट ये डायलाइजर है, उसी को मैंने फिर पुनः बना करके आप लोगों को समझा रही हूँ। ये डायलाइजर है। अब यहाँ से इस डायलाइजर में क्या बोलते हैं, सेलोफेन की बनी जो है ये पाइप है। ये सेलोफेन से बनी हुई पाइप है, चूँकि मैंने वहाँ लिख दिया है इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ। और ये जो है इस प्रकार ऐसे घुमा दिया जाता है ताकि पूरी तरह से इस फ्यूल में अपना गंदगी निकाल सके। और फिर यहाँ जो है इस सिरा से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। बस यही प्रक्रिया है, चाहे आप कैसे भी बना सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा खाली प्रक्रिया समझेंगे कि निकालेंगे तो क्या करेंगे। निकालेंगे तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे पहले ठंडा करेंगे, हेपरिन मिलाएंगे, है ना, हेपरिन मिलाएंगे। ये सेलोफेन की बनी नली हुई है, इसमें फ्यूल रहेगा और इस फ्यूल में जैसे ही ऐसे ब्लड घूमेगा तो क्या निकलेगा इसमें से, यूरिया, पोटेशियम आयन, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन और क्रिएटिनिन, ठीक है। चूंकि ये पतला घोल रहेगा और ये गाढ़ा रहेगा तो गाढ़े से पतले में आयन जाएगा। चूंकि ये सेमी पेरिएबल है यानी अर्धपरागम्य झिल्ली है तो इसमें से जो है ये नाइट्रोजनी बेस जो भी बेकार चीज़ें वो इसमें आएगा, है ना। इसको इसी प्रकार से बनाया ही जाता है। इसके बाद देखिए अब इसको क्या किया जाएगा कि यहाँ से जो है जैसे ही ये गंदा होगा इसको निकाल करके एक बर्तन में यहाँ लगा रहेगा रख दिया जाएगा, है ना।
और यहाँ जाने से पहले फिर यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इसको गर्म किया जाएगा इस नस में जाने से, और एंटी हेपरिन मिलाया जाएगा। ठीक है। और इसको जैसे ही ये भरेगा, ये निकलेगा ऊपर से, फिर इसमें कोई एक नली यहाँ पर लगाई गई रहेगी और शुद्ध फ्यूल यहाँ रहेगा और इसे डाल दिया जाएगा, है ना। बस एक यही सिंपल सी प्रक्रिया है और उसी को मैंने सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ बना रखा है। ये प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हम लोग, जब हमारी किडनी काम नहीं करती है, हमारी किडनी खराब हो जाती है, तो हम हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और एक और भी प्रक्रिया है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करना, यानी किडनी को बदल देना। किडनी जब खराब हो जाती है तो किडनी को बदला भी जाता है। एक हमारे मनुष्य के शरीर में, या मैंने पहले ही बता रखा है कि एक जोड़ी किडनी रहती है, लेकिन एक किडनी पे भी हम जीवित रह सकते हैं। किसी के मनुष्य के शरीर में तो सिर्फ एक ही किडनी जन्म से ही होता है ना, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पूरी रूप से स्वस्थ जीवन वो बिता सकता है। तो किडनी हम लोग लेते हैं किसी दूसरे से, लेकिन लेने से पहले किडनी की टिश्यू को भी, किडनी की जो उत्तक होता है उसका जो है सैंपलिंग लिया जाता है, उसको जो मैच किया जाता है, जो डोनर होता है, जो एक्सेप्टर होता है, जो लेने वाला होता है, उससे मैच किया जाता है, पूरी मैच होनी चाहिए, और तब जा करके हमारे शरीर में लगाया जाता है। यानी जैसे कि हम लोग अगर दूर दूर के किसी दूर दराज के, जैसे किसी हम जानते भी नहीं है, उसका अगर लेते हैं किडनी, तो क्या होता है, हमारा बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, और जिसके लिए हमेशा हमें वो रिजेक्ट कर देगा, वो काम करना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग अगर माँ का, पिता का, या भाई का, बहन का अगर लेते हैं, जिसका जेनेटिक्स है हम लोग, तो उसमें उसका किडनी कुछ मैच करता है, उसका टिश्यू हमारे टिश्यू से मैच करता है, और हमारे शरीर उसे एक्सेप्ट, कुछ हद तक एक्सेप्ट करता है। इसके बाद भी हमेशा हमें दवाइयाँ खाती रहनी होगी, और तब जा कर के हमारी किडनी कुछ काम करेगी, है ना। इसलिए हमारे शरीर में ये भी अंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो लगातार हमारे शरीर में काम करता रहता है, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है। लेकिन किडनी को हमें, यानी वृक्क को भी हमें बचा करके रखना है, और कौन सी ऐसी दवाएं खाएं, या कौन सा ऐसा चीज़ लिए जिससे हमारी किडनी और हमारे जो आंतरिक अंग है ये सुरक्षित रहे, इस सब चीज़ पर भी हमें अति आवश्यक ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग ने समझा कि हीमोडायलिसिस प्रक्रिया क्या है, और हम इसमें से कौन कौन से, इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, पहले ये देखेंगे। देखिए, ये अगर आ जाएगा कि हमें हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया में जिसमें फ्लूइड रखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना। ये जो तरल पदार्थ है इसे बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड, और जो ये टंकी होता है इसे बोलते हैं डायलाइजर, है ना। अगर ये भी पूछ देता है कि इसमें जो नली बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेलोफेन की बनी होती है, और ये अर्धपरागम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, जिसमें जो फ्यूल है, जो इसमें तरल पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल रक्त के प्लाज्मा की तरह होते हैं, और उसमें नाइट्रोजनी बेस नहीं पाई जाती है ना। यानी कि यूरिया और आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और क्रिएटिनिन नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। अगर अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, यहाँ एक लड़की कमेंट में भी एक क्वेश्चन डाली थी कि मैम, हम लोग ठंडे के दिनों में जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाष्प क्यों आती है। तो बेटा, सांस में हमेशा वाष्प निकलती है, लेकिन हमारी टेम्परेचर जो है, वातावरण की टेम्परेचर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर से अधिक रहता है। चूँकि गर्मी के दिनों में तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब ठंडी के दिनों में हमारे वातावरण की जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाती है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री से कम हो जाती है सामने वाले वातावरण की टेम्परेचर, तभी तो हमें ठंडा लगता है। तो जब हमारे शरीर से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन गैस जो हम उत्सर्जित करते हैं, वो हमारे अंदर शरीर फेफड़ा से आता है, तो वहाँ तो टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री है।
तो 37 डिग्री से जब निकल के आता है और बाहर आपका मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या होगा कि उसमें का जो वाष्प है वो आपको दिखाई देगा। क्यों? चूंकि ठंडा है तो वाष्प निकलेगा, तो जैसे ही निकलेगा उसका वाष्प का जो कण है जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमें दिखाई देता है ना। नहीं तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ वाष्प के कण भी हमेशा निकलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़िए मन लगा के।